हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री। और क्लास 12 केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर चल रहा था केमिकल काइनेटिक्स। अब जैसे कि आप जानते हैं, ये चैप्टर हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट कर लिया था। काफी सारे टॉपिक्स जो है हमने यहाँ पर चैप्टर में कवर कर लिए थे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। चलिए तो एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हम कवर कर चुके हैं और कौन कौन से टॉपिक हमें आज के लेक्चर में कवर करने हैं। चलिए, तो रेट ऑफ रिएक्शन हम पढ़ चुके थे, टाइप्स ऑफ रिएक्शन हमने पढ़ ली थी। ठीक है, रेट, एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है, उनमें क्या डिफरेंस होता है, उनका रेट, उनका जो ग्राफ है वो कैसे बनेगा, कंसंट्रेशन टाइम का ग्राफ। ठीक, नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि रेट ऑफ अपीयरेंस क्या है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या है। रेट ऑफ अपीयरेंस किसके लिए डिफाइन की जाती है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस किसके लिए डिफाइन की जाती है। नेक्स्ट हमने रिएक्शन के रेट के बारे में पढ़ा था। ठीक है, जहां पर हमने रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस के बेस में रेट निकालना सीखा था। ठीक है, नेक्स्ट हमने गैसियस सब्सटेंसेस के लिए रेट की बात की थी। डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन हमने पढ़ा था बच्चों। फिर रिलेशन बिटवीन कंसंट्रेशन और प्रेशर के बारे में हमने पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था एलिमेंट्री रिएक्शंस क्या होती हैं और कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस क्या होती हैं। फिर मॉलिक्यूलैरिटी रिएक्शन में क्या होती है, ऑर्डर क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, मॉलिक्यूलैरिटी, ऑर्डर। चलिए, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को ही हम कंटिन्यू कर रहे थे बच्चों। फिर यहाँ पर हमने डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ा था और रेट लॉ के बारे में पढ़ा था। फिर यहाँ पर डिफरेंशियल रेट इक्वेशन और रेट लॉ का जो रिलेशन है उसके बारे में बात की थी। इसको हमने सॉल्व कर लिया था, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हमने किए थे। लास्ट लेक्चर में बच्चों हम पढ़ रहे थे इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर रिएक्शन ऑफ वेरियस ऑर्डर, यानी कि अलग अलग ऑर्डर की रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ के बारे में हम पढ़ रहे थे। जहां पर हम बच्चों जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़नी थी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो ये हमें देखनी थी और इनकी हाफ लाइफ के बारे में पढ़ना था। तो यहाँ पर हम पढ़ चुके थे, पहले हमने इनकी यूनिट के बारे में जाना, फिर हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में पढ़ा। एक बार आप देख लीजिए ध्यान से जीरो ऑर्डर रिएक्शन, और इसका लास्ट में जो एक्सप्रेशन बना था वो क्या बना था। चलिए, तो फाइनली बना था AT इज इक्वल्स टू A नॉट माइनस KT, जहां पर AT क्या है, A नॉट क्या है और KT क्या है। देखो बच्चों, T तो है टाइम, ठीक, K क्या है, रेट कांस्टेंट, A नॉट है हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन, जो भी हमने इनिशियल कंसंट्रेशन ली थी, और AT क्या है, जो भी इनिशियल कंसंट्रेशन के बाद एट टाइम T पर जो हमारा बच जाता है उसे क्या कहा जाता है, AT कहा जाता है। कंसंट्रेशन ऑफ ए लेफ्ट एट एनी टाइम टी, यानी कि एनी टाइम टी पर जो ए लेफ्ट, ए की जो कंसंट्रेशन बच जाती है वही क्या है, हमारा AT है। ठीक, चलिए इसके लिए ग्राफ भी हमने देख लिया था, y इक्वल्स टू माइनस mx प्लस c टाइप ग्राफ बनेगा, यानी कि इसकी स्लोप कैसी, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। स्लोप इस तरीके से, स्लोप क्या होगी, माइनस के। इसकी हाफ लाइफ भी हमने बच्चों देख ली थी, तो इसका हाफ लाइफ का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से था, हाफ लाइफ बनेगी A नॉट बाई 2K। ए नॉट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, T हाफ यानी कि हाफ लाइफ टाइम, या T 50% भी जिसे कहा जाता है। फिर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए बच्चों ग्राफ भी हमने देख लिया था, हाफ लाइफ का ग्राफ भी हमने देख लिया था, कुछ इस तरीके से स्ट्रेट लाइन में ग्राफ बन रहा था। नेक्स्ट हमने टी कंप्लीशन देख लिया था, यानी कि जब रिएक्शन पूरी कंप्लीट हो जाती है, टी 100% कंप्लीशन के लिए फॉर्मूला है A नॉट बाई के, तो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, तो रिलेशन बिटवीन टी हाफ एंड टी 100%, यानी कि टी हाफ और टी कंप्लीशन के बीच में क्या रिलेशन है, ये भी हमने देख लिया। तो यहाँ पर जीरो ऑर्डर रिएक्शन हमने पढ़ी, इसका इंटीग्रेटेड रेट लॉ पढ़ा पहली चीज, फिर इसकी हाफ लाइफ के बारे में हमने पढ़ा, फिर टी कंप्लीशन के बारे में पढ़ा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की, फिर बात की थी बच्चों हमने इसके ग्राफ की, हाफ लाइफ का ग्राफ और जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ, अलग अलग ग्राफ। ठीक है, चलिए फिर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी हमने कर लिया था, एक क्वेश्चन था इस तरीके का, ये भी हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया था। अब हमें पढ़ना है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो उससे पहले आप एक बार जीरो ऑर्डर रिएक्शन को देख लीजिए बच्चों, फिर अब बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। चलिए,
तो बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। जीरो ऑर्डर रिएक्शन आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, सारे पॉइंट जीरो ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड हमने कंप्लीट कर लिए थे अपने प्रीवियस लेक्चर। चलिए तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। अच्छा बच्चों, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हमने कहा था कि यहाँ पर n की वैल्यू कितनी होगी, जीरो, है ना, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब यहाँ पर n की वैल्यू क्या होगी, 1, तभी तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। चलिए तो किसी रिएक्शन से स्टार्ट करते हैं, एक रिएक्शन लिखते हैं, फिर उसका इंटीग्रेटेड रेट लॉ हम निकालेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। चलिए तो कुछ ए हमारा कोई रिएक्टेंट है, इससे बन रहा है कुछ प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए तो जैसा हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन में किया था वैसे ही हमें यहाँ पर वैसे ही करना है सेम। ठीक है, चलो तो एट जब टाइम क्या था हमारा जीरो, यानी कि रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुई, तो ए की कंसंट्रेशन क्या है, ए नॉट। ए नॉट क्या है बच्चों, इनिशियल कंसंट्रेशन एट एनी टाइम टी। जब टाइम टी हुआ तो ए की कंसंट्रेशन क्या हो गई, ए टी। ए नॉट क्या है बच्चों, इनिशियल कंसंट्रेशन, और ए टी क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ए एट एनी टाइम टी। ठीक है, ए टी क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ए एट एनी टाइम, यानी कि किसी टाइम टी में, है ना। पहले ए की कंसंट्रेशन देखो, अगर हम सिंपल बात करें तो ए की कंसंट्रेशन पहले थी ए नॉट, यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन जो भी है, ए नॉट मान लो, आर मान लो, कुछ भी मान सकते हैं। ठीक, फिर एट टाइम टी के बाद कुछ इनिशियल कंसंट्रेशन हो गई ए टी। अगर हम बात करें एट टाइम इन्फिनिटी, इनफाइनाइट टाइम की बात करें, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा जीरो, है ना। इनिशियल कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक, क्योंकि सारा क्या हो गया, प्रोडक्ट बन जाएगा ना। ठीक है, चलो वो तो हमने डिस्कस कर लिया था पहले। अब ये हो गई इतनी बात। अब इसको कैसे लिखते थे बच्चों हम, पहले हम इसको रेट लॉ के फॉर्म में लिखते हैं, फिर डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन के फॉर्म में। चलो पहले डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन की फॉर्म में अगर हम लिखे तो कैसे लिखेंगे, रेट ऑफ अ रिएक्शन इज इक्वल्स टू माइनस डी एटी बाई डी टी। वहीं रेट लॉ के फॉर्म में लिखिए, रेट ऑफ अ रिएक्शन आर इक्वल्स टू के एटी, कुछ इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, दोनों को क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। चलो पहले आप इतना, चलो इसको लिख देंगे, दोनों इक्वेशन को हम बराबर कर लेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस डी ऑफ एटी बाई डी टी इज इक्वल्स टू, क्योंकि लिखा अलग अलग फॉर्म में है लेकिन है तो सेम ही चीज, सिर्फ लिखा हुआ अलग अलग फॉर्म में है, के एटी। ठीक, चलिए पहले आप इतना नोट कीजिए, फिर आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। चलिए तो इतना नोट कर लिया, आगे बढ़ते हैं। माइनस डी एटी अपॉन क्या था, डी टी इज इक्वल्स टू के एटी, ऐसा था। ठीक है, अब एटी को अगर हम यहाँ ले आए और dt को उधर ले जाए तो क्या बनेगा बच्चों, देखो d एटी, हमने क्या किया, इस एटी को यहाँ ले आए, ये एटी आ गया इधर, इज इक्वल्स टू माइनस के dt हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पर लगा देंगे इंटीग्रेशन का साइन और यहाँ पर भी लगा देंगे इंटीग्रेशन का साइन। अब इंटीग्रेशन करेंगे बच्चों, तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है, dx बाय x का इंटीग्रेशन होता है ln x। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपको कुछ dx बाय x की तरह लग रहा है, लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। चलो तो इसका इंटीग्रेशन होगा ln at, के डी टी का इंटीग्रेशन हमें पता है, ये आ गया माइनस के इधर, और डी टी का इंटीग्रेशन है टी, है ना। जैसे कि हमें पता है कि dx का इंटीग्रेशन होता है, dx का इंटीग्रेशन होता है x। ठीक है, केमिस्ट्री में सिर्फ हमें कुछ ही चीजें ध्यान रखनी है,
ठीक है, बाकी आपने फिजिक्स में देखा होगा, मैथ्स वाले बच्चों ने मैथ्स में देखा होगा। ठीक है, चलिए, तो dx का इंटीग्रेशन होता है x, वैसे ही dt का इंटीग्रेशन t, और dx बाय x का इंटीग्रेशन होता है ln x, तो वैसे ही at बाय at का इंटीग्रेशन कितना हो गया, ln at। इतनी बात समझ में, इतने पॉइंट क्लियर है? ठीक है, चलिए, कितना हो गया, ये हो गया हमारा ठीक है। इंटीग्रेशन हटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा c, जहां पर हमने कहा था कि c क्या है बच्चों, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। c क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, चलिए, अब बात करते हैं एट एनी टाइम t, एट टाइम इक्वल्स टू 0। जब टाइम 0 है तो at की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, at इज इक्वल्स टू a नॉट। at क्या हो जाएगा, a नॉट। अब इस वैल्यू को इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे। कौन से इक्वेशन में, इक्वेशन फर्स्ट जो हमने बनाई। ठीक है, जो भी हमने ये हमारी क्या बनाई, फर्स्ट इक्वेशन बनाई, इसमें हम ये वैल्यू पुट करेंगे। चलिए, तो वैल्यू पुट करते हैं। ln at की जगह पर क्या रखना है हमें, a नॉट इज इक्वल्स टू माइनस के इंटू टी, कितना है 0 प्लस सी। तो यहां से सी की वैल्यू हमें दिख रही है कुछ, चलो पहले इतना नोट करो, फिर आगे बताते हैं सी की वैल्यू क्या है। चलिए, तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, सी की वैल्यू क्या आई, ln a नॉट। देखो आई ना, ये तो टर्म 0 हो जाएगा, तो सी की वैल्यू आ जाएगी, सी इज इक्वल टू a नॉट। ठीक है, इसको मान लेते हैं बच्चों इक्वेशन 2। अब इस इक्वेशन 2 की वैल्यू पुट करनी है हमें इक्वेशन 1 में। इक्वेशन जैसे कि हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन में भी ऐसे ही किया था, सेम इक्वेशन 2 यानी कि सी की वैल्यू किस में पुट करनी है हमें, इक्वेशन 1 में। तो हम लिख सकते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन फर्स्ट, या पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। ठीक है, सिंपल कुछ भी लिख सकते हैं। चल, तो इक्वेशन 1 क्या थी, देखो ln at इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी था, सी की जगह पे हमें क्या रखना है, ए नॉट। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो के टी को इधर ले आए और इसको इधर ले आए, है ना, के टी इधर आ जाए तो के टी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा के टी, है ना, साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। अब इधर बचा हुआ क्या है, ln a नॉट पहले से बचा हुआ है, यहीं पर ही है। ये ln at को हम इधर ले आए के टी की जगह पर। ठीक है, तो माइनस ln at, इस तरीके से होगा कुछ। ठीक, इसको और आगे सॉल्व करते हैं बच्चों, तो k इज इक्वल्स टू, टाइम को इधर ले आते हैं 1/t ln a नॉट बाय at, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमें पता है बच्चों ln x की वैल्यू होती है 2.303 log 10x। यहाँ पर हम इसे चेंज कर सकते हैं और लिख सकते हैं k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन t log 10 a नॉट बाय 80। ऐसा लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। ठीक है, अब ये है क्या, ये है बच्चों, ये है इंटीग्रेटेड रेट लॉ।
किसके लिए है? इंटीग्रेटेड रेट लॉ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, चलिए तो ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ। अब यहाँ पर एटी और ए नॉट क्या बताता है? अब एटी क्या शो करता है? एटी तो है, सॉरी ए नॉट तो है हमारा इनिशियल कंसेंट्रेशन। क्या है? यह है इनिशियल कंसेंट्रेशन। क्या है? इनिशियल कंसेंट्रेशन। ठीक, और एटी क्या है? कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट एट एनी टाइम टी। ठीक है, तो एनी टाइम टी में जो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की लेफ्ट हो जाती है ना, ए की रिएक्टेंट क्या था? हमने ए लिया था, तो ए की कंसंट्रेशन एट एनी टाइम टी वो क्या है? ए टी है। ठीक है बच्चों, ए नॉट हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन लॉग 10 टाइम के हमारा रेट कांस्टेंट। सिंपल, तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला, या हम कह सकते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ किसके लिए? फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। चलिए, तो ये हो गई इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। चलिए, तो हमने स्टार्ट यहां से करा। ठीक है, स्टार्ट हमने क्या किया? रिएक्टेंट लिया, रिएक्टेंट चेंज हो गया किसमें? प्रोडक्ट में। तो पहले एट टाइम टी पर इसकी कंसंट्रेशन क्या थी? इनिशियल कंसंट्रेशन, जो भी हमने कंसंट्रेशन ली, फिर हमने कहा एट टाइम टी पर इसकी कंसंट्रेशन हो गई 80, यानी कंसंट्रेशन ऑफ ए एट एनी टाइम टी, कंसंट्रेशन ऑफ ए लेफ्ट, यानी कि ए की कंसंट्रेशन जो बच गई है एनी टाइम टी पर, वही हमारी क्या है? 80। रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे, ये हमारा डिफरेंशियल रेट फॉर्म में है और ये हमारा रेट लॉ की फॉर्म में लिख लेते हैं यहाँ पर। ये हमारा डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन की फॉर्म में है और ये हमारा रेट लॉ की फॉर्म में है। ठीक है, चलो, तो इनको हम क्या रख देंगे? इक्वल रख देंगे, क्योंकि दिखने में दोनों ही डिफरेंट है, लिखने का तरीका दोनों का अलग अलग है, लेकिन है तो दोनों सेम ही ना, है तो इसी रिएक्शन का रेट है, तो इसी रिएक्शन के रेट के बारे में बात हो रही है। ठीक है, रिएक्टेंट के। चलिए, फिर हमने इसको सॉल्व किया, यहाँ पर इतना आया, पहले ये आया 80, जब हमने डिफरेंशिएट सॉरी इंटीग्रेट किया इसको, तो dx बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? ln x। तो सॉल्व कर लिया इस तरीके से, k dt इंटीग्रेशन किसका होगा? dt का, k तो हमारा क्या रहेगा? बाहर ही रहेगा, तो dt का इंटीग्रेशन होगा, तो ये क्या आ जाएगा? dt का इंटीग्रेशन आ जाएगा t, यानी कि dx इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो x बचेगा, तो वैसे ही dt का इंटीग्रेशन जब करेंगे तो t बचेगा यहाँ पर। ठीक है, सिंपल। टाइम t पर AT की कंसंट्रेशन A नॉट के बराबर है। ठीक है, टाइम t पर AT किसके बराबर है? A नॉट के बराबर है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, और इस तरीके से आ जाएगा हमारा इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये आपको नोट कर लेना है बच्चों, इसको एक बार आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब इसके ग्राफ की बात करते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ कैसा बनेगा। ठीक है, ग्राफ के लिए हम ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे। चलिए, ग्राफ की बात कर लेते हैं। इक्वेशन यूज करेंगे ln AT is equals to माइनस KT प्लस ln A नॉट। ठीक है, ये वाला एक्सप्रेशन यूज करेंगे। अब ग्राफ बनेगा किसके बीच में? वेरिएबल के बीच में बनेगा क्या कांस्टेंट के बीच में बनेगा? देखो बच्चों, ग्राफ हमेशा किसके बीच में बनेगा? वेरिएबल्स के बीच में बनेगा। तो ढूंढ लेते हैं यहाँ पर वेरिएबल है कौन, है ना, और कांस्टेंट कौन सा है। तो देखो ये क्या है? ln AT की अगर हम बात करें तो ये तो हमारा वेरिएबल है, क्योंकि टाइम के साथ साथ ये चेंज होगा। ठीक, अगर हम k की बात करें तो
जैसे कि नाम ही है इसका रेट कांस्टेंट, तो नाम से ही कांस्टेंट है। टाइम की बात करें तो टाइम भी चेंज होता रहेगा, ये भी वेरिएबल है, ठीक है। और ln a0 की बात करें तो इनिशियल कंसंट्रेशन है, तो बच्चों इनिशियल कंसंट्रेशन तो कांस्टेंट ही रहेगी, है ना। अगर हमने कहा है हमें क्या है 2m दिया गया है, जो भी सॉल्यूशन है या कुछ भी है, ठीक है, या कितना भी हमें दिया गया इनिशियल कंसंट्रेशन, तो वो कंसंट्रेशन तो इनिशियल कंसंट्रेशन है, वो कंसंट्रेशन तो सेम ही रहेगी, है ना, ठीक। तो वो चेंज नहीं होगी, तो ये भी क्या है कांस्टेंट है। तो यानी कि ग्राफ बनेगा ln 80 और टाइम के बीच में, तो बना लेते हैं ग्राफ। अच्छा ग्राफ कैसा बनेगा बच्चों, किस कैसा ग्राफ बनेगा, ग्राफ बनेगा हमारा y इज इक्वल्स टू माइनस mx प्लस सी टाइप का, ठीक है। अब इसके स्लोप की बात करें तो स्लोप कैसी बनेगी, नेगेटिव स्लोप बनेगी। कैसे बनेगी नेगेटिव स्लोप, अभी आप देखेंगे, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं ग्राफ को बनाना। कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो ये तो हमारा है टाइम, ये है हमारा ठीक है। तो ग्राफ बच्चों कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। और ये जो स्लोप है, ये जो स्लोप बनी है वो क्या है माइनस के, और ये जो इंटरसेप्ट है यहाँ पर, ये जो इंटरसेप्ट है यहाँ पर ये वाला, ये क्या है तो कुछ इस तरीके का यहाँ पर ग्राफ, ठीक। चलिए तो ये ग्राफ आपको नोट कर लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि हमने ग्राफ किसमें पढ़ा है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में भी पढ़ा है, तो वहां पर भी आपको ध्यान होगा कि वहां पर हमने कैसे ग्राफ पढ़ा था, ठीक है। चलिए पहले इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए तो अगर हम इसे लॉग की फॉर्म में लिखें इस ग्राफ को, अगर हम लॉग की फॉर्म में लिखें तो ग्राफ तो सेम ही रहेगा, ग्राफ तो सेम ही रहेगा। यहां पर टाइम आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा लॉग 10 a0 80, यहां पर भी इंटरसेप्ट यही आ जाएगा लॉग 10 a0, ठीक है। और स्लोप क्या आ जाएगी बच्चों, यहां पर स्लोप आ जाएगी माइनस के बाय 2.303, ठीक। इस तरीके से ये आ जाएगी। चलिए तो ये ऐसे क्यों आई, इसको हम डिस्कस करेंगे अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।